बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 10 वेजेस। सो वेजेस से हमने 3-4 सेशंस लिया हुआ है वेजेस से। उन सेशंस में हमने बात की थी वेजेस क्या है, सैलरी क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, मिनिमम वेज क्या है, लिविंग वेज क्या है, फेयर वेज क्या है, इन सब पे हमने बात की थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मिनिमम वेज, फेयर एंड लिविंग वेज पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में एंड अगेन आ सकता है, रिपीट क्वेश्चन कर सकता है यूजीसी, या फिर उसके बेस पे न्यू क्वेश्चन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो आपको जो भी मैं सेशंस लेती हूँ, जितने सारे सेशंस मैंने अब तक लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और जो अपकमिंग सेशन लेने वाली हूँ वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राइट। सो आगे बढ़ते हुए let's move to the slide where we'll have to start today. Yeah, so आज हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस। लास्ट सेशन में बात किया था, बोनस की बात की थी हमने, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की बात की थी। उसके अंदर जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस के अंदर एलिजिबिलिटी फॉर बोनस की बात की थी। डिसक्वालिफिकेशन क्या है बोनस के लिए, किन केसेस में आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं बोनस लेने के लिए। आज का हमारा पहला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस। इसके अंदर देखेंगे द एक्ट रिक्वायर्स 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस टू बी अलॉटेड फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस इन रिलेशन टू अ कंपनी other than banking company which has not made the arrangements prescribed under income tax act for the declaration and payments of dividends payable out of its profit within India, and in other cases 60% of such available surplus. So क्या कह रहे हैं कि बोनस का डिटर्मिनेशन किसके बेसिस पर निर्धारित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि बोनस प्रोवाइड करना है और कितना देना है। राइट। सो बोनस कब प्रोवाइड करते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो बोनस कैसे कंपनी प्रोवाइड करेगी इंप्लॉइज को। राइट। सो बोनस तभी प्रोवाइड करती है कंपनी जब उसका खुद का बेनिफिट हो, उसको खुद को प्रॉफिट हो, तभी वो बोनस प्रोवाइड करती है। राइट। सो बोनस के लिए अवेलेबल सरप्लस कितना होना चाहिए? बोनस पेमेंट के लिए अवेलेबल सरप्लस 67% होना चाहिए। इन अदर केसेस लाइक जो नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उन केसेस में 67% अवेलेबल सरप्लस होना चाहिए फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। बट इन अदर सेक्टर लाइक बैंकिंग सेक्टर के लिए डिफरेंट केस होता है। राइट। डिफरेंट सिस्टम होता है पेमेंट के बोनस डिटर्मिनेशन का। राइट। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, सेकेंड लाइन देखेंगे, सेकेंड लाइन का लास्ट पार्ट देखेंगे, विच हैज नॉट मेड द अरेंजमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स पेबल आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट विद इन इंडिया। सो कंपनी का जो भी डिविडेंड होता है, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है एक तरह से, so उस प्रॉफिट का अमाउंट पे किया जाता है। राइट। कितना बोनस मैक्सिमम होता है और मिनिमम कितना होना चाहिए, ये भी इस पे भी बात करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात भी की हुई है कि कितना बोनस, कितना मैक्सिमम कितना पे करना चाहिए, कितना होता है पेमेंट का क्राइटेरिया कि मैक्सिमम बोनस 20% होता है, मिनिमम 8.33% होता है, मतलब 8.33% से वो कम देना ही नहीं है। राइट। सो आगे बढ़ेंगे। और विद इन द इंडिया इन अदर केसेस 60% ऑफ सच अवेलेबल सरप्लस, मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट है, नॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट है, उन केसेस में 67% अवेलेबल सरप्लस होना चाहिए। बट अदर केसेस, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन केसेस में 60% अवेलेबल सरप्लस होना ही चाहिए। लाइक जो इंडस्ट्रीज हैं, नॉर्मल इंडस्ट्रीज, उसके केस में 67%। बैंकिंग उसमें नहीं इंक्लूड होगा, बैंकिंग के सेक्टर में मे बी 60% की बात कर रहा है यहाँ पर। 60% किस में आएगा? बैंकिंग के सेक्टर में। पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, लाइक जैसा मैंने बताया कि मिनिमम कितना बोनस अलॉट करना चाहिए या फिर करना होता है कि मतलब इससे कम होना ही नहीं चाहिए बोनस। अगर आप पे कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को, तो मिनिमम कितना पे करना होता है, उससे कम आप कर ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो भी बात करेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमम 20% है, मिनिमम 8.33% है। दैट्स इट। फिर भी मैं एक लाइन को, इस लाइन को रीड कर देती हूँ। Every employer shall be bound to pay every employee a minimum bonus which shall be 8.33% of the salary or wages earned by him ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो पूरे साल का जोड़ा जाता है, पूरे साल का अकाउंट, मतलब उसका जो सैलरी है, उस सैलरी और या फिर जो वेज है
उस वेज का उसको कितना परसेंट, पूरे साल का अगर पैकेज ले तो पूरे साल का 8.33% उसको पे करना होगा. Whether or not the employer has any allocable surplus in that accounting year, when in respect of any accounting year the allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus, the employer shall be bound to pay to the employee an amount in proportion to the salary earned subject to a maximum of 20% of the salary or wages. So कह रहे हैं चाहे आपके पास अवेलेबल सरप्लस हो या ना हो, आपको मिनिमम 8.33% देना ही है. अगर आपके पास एलोकेबल सरप्लस है तो आप मैक्सिमम 20% तक कर सकते हैं बोनस का पेमेंट. सिस्टम्स ऑफ वेजेस, वेज पेमेंट. क्या सिस्टम है वेज पेमेंट का? Wage payment is important to employers also as their profit is affected by the total wage bill. An employer in general is interested in paying lower wages. However, low wages are not necessarily economical. In fact, they may prove to be too costly to the employer. An employer has a moral and social responsibility to pay fair wages to the workers as they are the partners in the productive process. He should introduce an incentive wage system which will give benefits to both. There are two principal systems of wage payments. पहला है टाइम वेज सिस्टम, दूसरा है पीस रेट सिस्टम. सो इसके अंदर देखेंगे पेमेंट, पहली लाइन पढ़ रही हूं अगेन. वेज पेमेंट इज इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉयर्स also as their profit is affected by the total wage bill. राइट. सो जो वेज पेमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्प्लॉयर्स के लिए. राइट. जो उनका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज अफेक्टेड बाय द टोटल वेज बिल. जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का जो पार्ट होता है, मतलब एक तरह से जो कह रहे हैं कि पेमेंट करते हैं आप वेजेस का एज एन एम्प्लॉयर, वो बहुत ही जो पार्ट होता है पेमेंट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. राइट. सेकेंड लाइन पढ़ रही हूँ. एन एम्प्लॉयर इन जनरल इज इंटरेस्टेड इन पेइंग लोअर वेज. हमेशा क्या होता है कि एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर के लाइक कितना भी प्रॉफिट हो जाए, हमेशा एम्प्लॉयर क्या करता है, कोशिश करता है कि वो कम से कम में निपटा दे अपने एम्प्लॉयज को, कम से कम वेजेस में ही उसका अच्छा काम हो, अच्छे कैंडिडेट मिल जाए, अच्छे वर्कर्स मिल जाए, लेबर्स मिल जाए और उनका काम कम में हो जाए. लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने इन चीजों को बाउंड किया है, एम्प्लॉयर्स को कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए जिसके थ्रू उनको बाउंड किया गया कि मिनिमम आपको 8.33% देना ही देना है अपने प्रॉफिट का, या फिर आपके पास एलोकेबल सरप्लस ज्यादा है तो आप मैक्सिमम 20% तक भी पे कर सकते हैं. राइट. सेकेंड लाइन का लास्ट पार्ट देखेंगे. हाउएवर लो वेजेस आर नॉट नेसेसरीली इकोनॉमिकल. कह रहे हैं कि जो लो वेजेस होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकल हो, किफायत हो, आपके लिए किफायती हो. इनफैक्ट दे मे प्रूव टू बी टू कॉस्टली टू द एम्प्लॉयर. सर लाइक क्या कह रहा है, अब आगे और पढ़ूंगी कि जरूरी नहीं कि जब आप लो वेज पे करते हैं तो वो इकोनॉमिकल होगा आपके लिए. राइट. कि आपने कम में किसी को हायर कर लिया तो आपके लिए वो फायदेमंद है. राइट. जरूरी नहीं है, समटाइम्स ये बहुत ही कॉस्टली आपके लिए हो जाता है, कॉस्टली टर्न अप हो जाता है. थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन देखेंगे. एन एम्प्लॉयर हैज अ मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फेयर वेजेस टू द वर्कर्स एज दे आर द पार्टनर्स इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस. कि जो एम्प्लॉयर है वो उसके पास सोशल भी कह सकते हैं और मॉरल भी कह सकते हैं, सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेज प्रोवाइड करे. राइट. बिकॉज कि वो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए वो प्रोडक्टिव पार्टनर की तरह हैं. राइट. प्रोडक्टिव पार्टनर की तरह वो रोल निभाते हैं. अगर वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, कैसे अर्निंग होगी आपकी. राइट. अगर आप कम वेज में किसी को हायर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होगा. राइट. उसका इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं टाइमली, अप्रेजल सिस्टम कुछ भी नहीं है. अगर उसका टाइमली आप अप्रेजल नहीं करें तो वो भी वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप उसको पेमेंट कर रहे हैं. राइट. उसको भी लगेगा कि जितना मुझे पे किया जाता है मैं वैसे ही काम करूं, क्यों मैं अच्छा काम करके दूं एम्प्लॉयर. जब एम्प्लॉयर हमारे बारे में नहीं सोच रहा है तो हम क्यों एज एन एम्प्लॉय सोचे एम्प्लॉयर के बारे में. तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्टिव नहीं होगा. तो इनडायरेक्टली आप सोच रहे हैं कि आप कम वेज में किसी को हायर कर लिया और आप बहुत प्रॉफिटेबल हो गए हैं, आपके लिए फायदेमंद है, वो आपके लिए इकोनॉमिकल है. बट नहीं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कॉस्टली हो रहा है. कॉस्टली इसलिए कि आपने जितना सैलरी दिया वो उतना भी काम आपको सपोज नहीं करके दे रहा है, तो आपके लिए तो कॉस्टली हो गया ना.
लास्ट लाइन देखेंगे, लास्ट सेकेंड लाइन देखेंगे, he should introduce an incentive based system which will give benefits to both. So employer को क्या करना चाहिए कि incentive based system निकालना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए to the employees, ताकि उससे दोनों का बेनिफिट हो. इंसेंटिव प्लान बनाने से क्या फायदा होता है, एक तो इंप्लॉइज का मोरल हाई होता है, वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है और अपनी जो अचीवमेंट का लेवल होता है उससे बढ़ा करके काम करता है, ताकि उसकी सैलरी तो फिक्स्ड आए ही, प्लस उसको एक्स्ट्रा इनकम उसको मिले. वेर एज एम्प्लॉयर का भी फायदा होता है कि जहां पर इंप्लॉइज अपने एफिशिएंसी से ज्यादा काम अगर करते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली यू कैन से दोनों का ही फायदा होता है. देर आर टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, दे आर टाइम वेज सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम. The other systems called premium plans or incentive schemes are used with either of these two systems to remunerate the employees and to provide them incentive wages for increased productivity. Incentive plans mean for increasing the productivity of the workers. टाइम वेस्ट सिस्टम क्या है देखेंगे. Under this system, the worker is paid for the amount of time spent on the job. So time based system के according क्या होता है कि under this system the worker is paid for the amount of time spent on the job. कि आप किसी जॉब पर हैं, उस जॉब में आपने कितना टाइम दिया उस बेसिस पर आपकी पेमेंट होती है. This is called time wage system. This is oldest and most common system and the wages are based on a certain period of time during the course of work. So ये बहुत ही पुराना एंड बहुत ही पुराना एंड कॉमन सिस्टम है जहां पर टाइम वेज के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग वेज प्रोवाइड किया जाता है. जितना घंटे आपने काम किया उसके बेसिस पे आपको पेमेंट की गई है. राइट. थर्ड लाइन देखेंगे, द पीरियड ऑफ टाइम मे बी एन आवर, अ डे, अ वीक, a fortnight or a month and the wage rate will depend upon the period of time. So obviously जो पीरियड है, जो पीरियड ऑफ टाइम मे बी एन आवर, मतलब वो एक घंटे के हिसाब से आपकी पेमेंट हो सकती है, एक दिन के हिसाब से, एक वीक के हफ्ते से, अ फोर्टनाइट 2 हफ्ते के बेसिस पर, या फिर मंथ के बेसिस पे पेमेंट हो सकता है. जितने घंटे, जितने दिन, जितने टाइम आपने मतलब आपने जितने वीक या फिर महीने आपने काम किए उसके बेसिस पे आपकी पेमेंट होती है. And the wage rate will depend upon the period of time. It must be remembered here that wages are paid after the time fixed for work is completed, irrespective of output or completion of the work. So जब काम complete कर लेंगे उसके बाद पेमेंट होती है under the time wage system. Thus, it is a non-variable method of wage payment under which wages are paid on the basis of time worked. Wages can be determined by the following formula. So wages को किन फॉर्मूला के बेसिस पे डिटरमाइन किया जा सकता है देखेंगे. फॉर्मूला है wages is equal to number of hours worked into rate per hour. मतलब घंटे के, मतलब कितने घंटे आपने काम किया उसके बेसिस पर रेट फिक्स किया जाता है. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम वेज सिस्टम. राइट. नेक्स्ट देखेंगे पीस वेज सिस्टम क्या है. पीस वेज सिस्टम के अंदर देखेंगे, अंडर दिस सिस्टम द आउटपुट ऑफ द वर्क इज द बेसिस ऑफ वेज पेमेंट. A worker is paid according to the amount of work completed or the number of units turned out irrespective of time taken. The rate of wages is determined as so much per unit of output and fixed in advance. Though the time is not of essence in this system, it is assumed that the worker depend upon the speed of his work and his own skills and efficiency. As against time wage, under this system, wages vary according to the number of units produced. An efficient worker would earn higher wages as compared to an inefficient worker. Wages may be calculated by following the simple formula.
इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले जानेंगे कि जिस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग वेज डिसाइड किया जाता है कि जितने घंटे आपने काम किया, जितने दिन आपने काम किया, जितने वीक आपने काम किया, या फिर 2 हफ्ते का आपको पेमेंट किया जाता है, या फिर मंथ वाइज। सो टाइम के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी सेट किया जाता है कि इतने घंटे के लिए आपको इतना पे किया जाता जाएगा, इतने महीने के लिए आपको सपोज मंथली पेमेंट होती है मोस्टली। वेजेस के केस में वो डेली का पेमेंट होता है या फिर घंटे के हिसाब से होता है, राइट। सो वो ऑलरेडी मतलब प्री डिटरमिंड होता है, वो पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि इतने टाइम के लिए इतना पेमेंट होगा। वेर एज पीस बेस सिस्टम में है कि पीस के बेसिस पे वेज डिसाइड किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ पीसेज आपने प्रोड्यूस किए। सपोज कोई चीज आपको एक दिन में 100 बनानी, तो 100 का आपको कितना पेमेंट किया जाएगा। सपोज मोर देन 100 आप बनाते, सपोज 150 बना लेते हैं दिन में, तो अगर 150 बनाते हैं तो कितना पेमेंट आपका होगा, राइट। सो पीस कितने ज्यादा आपने बनाए या फिर प्रोड्यूस किए, और नंबर ऑफ पीस के बेसिस पे वेज सिस्टम डिसाइड किया जाता है। उसका फॉर्मूला है वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट्स। मतलब हर एक यूनिट, कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किया है, उस यूनिट के बेसिस पे आपका पेमेंट होता है। सो फॉर्मूला इज वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इंसेंटिव प्लान की, इंसेंटिव वेज प्लान की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंसेंटिव वेजेस। और ये इसके बेसिस पर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ही आते हैं, और अपकमिंग एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं सेम क्वेश्चन, या फिर उसी क्वेश्चन का नए तरीके से फॉर्मेशन किया जा सकता है, या फिर नए तरीके के फॉर्म्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई इशू है, देन यू कैन लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।